फ्रेंड्स, तो आज हम आपको इंग्लिश के एक ऐसे पार्ट के बारे में बता रहे हैं जिसका जानना बहुत जरूरी है। 24 हेल्पिंग वर्ब्स, इसको फाइनाइट्स भी कह सकते हैं। आप इस 24 हेल्पिंग वर्ब्स को अगर समझते हैं तो आप इंग्लिश की बहुत सारी बारीकियों को समझ जाएंगे, है ना। कई बार ये होता है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते ग्रामर के रूल्स को। उसकी वजह यह होता है कि हमको उसकी जो डिटेल्स होती है उसके बारे में पता नहीं होता, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं होता। आज हम उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देते हैं। कोई भी लर्नर अपने इंग्लिश को यहाँ से भी सीखना शुरू कर सकता है। बिल्कुल, ये फर्स्ट लेक्चर की तरह भी बहुत काम करता है। आप इसको बीच में भी पिक करेंगे, कोई इशू नहीं। 24 हेल्पिंग वर्ब्स को समझिएगा। ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और कुछ पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और पास्ट टेंस होगा वाज, वर, है ना। ये एक्चुअली इन वर्ब्स को समझने की जरूरत है। ये बी वर्ब होती है और बी वर्ब की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और पास्ट टेंस में क्या होगा वाज, वर। एक होता है हैव। अब हैव वर्ब की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? ये होगी हैव, हैज, और पास्ट टेंस में होगा हैड। अगर हमको कहना है डू, तो डू वर्ब की हेल्पिंग वर्ब होगी डू, डज, और पास्ट टेंस में होगा डिड। जब भी आप पास्ट टेंस पे बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा, याद होना चाहिए कि आपको हमेशा पास्ट की ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अगर ये चीज पता है, आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। अगर आपने कहा कि मैं खुश हूं, हैप्पी, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। कभी कभी हम ऐसा कहते हैं, जैसा अगर कहूं कि मैंने कहा कि मैं खुश हूं, आई सेड दैट आई एम हैप्पी, तो ये गलत होगा। आई सेड दैट आई वाज हैप्पी, क्योंकि मैं कल खुश था। अगर आपकी मेन क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही होगा। तो आपको ये बात समझना है। अब जैसे कि ये जो वर्ब है, अब हम बात करते हैं कैन, तो कैन का पास्ट टेंस क्या होगा? कुड। अब अगर प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। इज इट क्लियर? अगर यहां पर मुझे बोलना है मे, तो मे का पास्ट टेंस होता है माइट। अगर विल, तो विल का पास्ट टेंस होगा वुड। जैसा कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं जीतूंगा, आई नो दैट आई विल विन। ये तो प्रेजेंट टेंस में। अगर मैं कहूं मुझे पता था कि मैं जीतूंगा, आई न्यू दैट आई वुड, नॉट आई विल, क्योंकि विल तो हमेशा फ्यूचर टेंस में यूज होगा। अगर आप ये काम हो चुका है, हम लोग कई बार बोलते हैं मुझे पता था इंडिया जीतेगा आज, आई न्यू दैट इंडिया वुड विन, ना कि इंडिया विल विन। ऐसे क्लियर? हाँ, मुझे पता है कि इंडिया जीतेगा, ये कल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम विल का यूज करेंगे। लेकिन अगर वो चीज हो चुकी है तो हम क्या यूज करेंगे? वुड। क्योंकि पास्ट टेंस की अगर बात कर रहे हैं तो आपको वुड का यूज करना होगा। ये बात और है कि कुछ एक्सप्रेशंस और हैं, वहां भी वुड, हम आपको उसको मॉडल्स के अंदर क्लियर एक बार करेंगे। शैल, शैल का पास्ट टेंस क्या होगा? शुड, है ना। अब देखिएगा, अगर मुझे यहां पर कहना है मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू, इनका कोई पास्ट नहीं होता, है ना। अब देखिए यहां पर नीड और डेयर, ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। इसलिए जब आप किसी को कहते हैं कि हाउ डेयर यू, इस पर डेयर आगे क्यों यूज हुआ? क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे करनी होती है। तो आपको ये पता तो हो कि डेयर हेल्पिंग वर्ब होगी और वो आगे यूज होगी हाउ डेयर यू। ऐसे क्लियर? अगर मुझे बोलना है कि तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, यू डिड नॉट गो देयर, अगर वहां पर यूज हुआ यू डिड नॉट टू गो देयर, तो वहां टू का यूज गलत होगा, बोलेगा यू डिड नॉट गो देयर। आई डेयर नॉट स्पीक द ट्रुथ, आई डेयर नॉट स्पीक, आई डेयर नॉट टू स्पीक नहीं हो सकता, क्योंकि डेयर का यूज हमने कहा आप हेल्पिंग वर्ब की तरह कर रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होगा। अब एक हेल्पिंग वर्ब जो हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, यूज टू, इसका कोई प्रेजेंट नहीं होता, ये किसी ओल्ड हैबिट को बताने के लिए यूज होता है। सो फ्रेंड्स, 24 हेल्पिंग वर्ब्स को आप समझ गए। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू एंड यूज्ड टू। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अगर आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव को समझ रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश को बोलना आसान हो जाता है। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक और प्रश्नवाचक।
ये वो सारे बिगिनर्स जिनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होता है या वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नहीं बन पाता, उन लोगों के लिए काफी अच्छा है। नकारात्मक और प्रश्नवाचक। तो नकारात्मक वाक्यों को आप समझे, एक सिंपल सा एक रूल हम लिखते हैं कि यदि किसी वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो नेगेटिव बनाने के लिए, वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। देखिए कितना ज्यादा सिंपल है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। अब ये तो आपका नेगेटिव का रूल हो गया। और अगर आपको लगता है कि इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, यानी कि प्रश्न बनाने के लिए, केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे करना होगा। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, के पहले रखते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है कि पहले रखते हैं एंड प्रश्नवाचक चिन्ह। हो गया। अब जैसे हम एक सेंटेंस यहां पर लिखते हैं कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब हमने ये सेंटेंस में देखा कि कैन इसमें हेल्पिंग वर्ब है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर CAN, कैन, सकता हूं के लिए लगाते हैं, एबिलिटी शो करने के लिए। अब हमको इस वाक्य को नेगेटिव करना है, तो बताइए क्या कहेंगे? यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर मुझे इसी वाक्य को क्वेश्चन करना है, यानी कि इंट्रोगेटिव करना है, तो बताइए क्या करेंगे? कैन को उठा के हम आगे कर देते हैं। ये क्या हो जाता है? कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? तो वो सारे के सारे स्टूडेंट जो इस कंफ्यूजन में होते हैं कि क्या के लिए तो व्हाट यूज होता है, लेकिन मैंने क्लोज क्वेश्चन में भी आपको पढ़ाया है कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे तो ये क्या क्या साउंड देता है कि क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, है ना। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि तुम पागल हो, यू आर मैड, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि तुम पागल नहीं हो, क्योंकि आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, देखिए इज एम आर, तो हम आर के बाद नॉट लगाएंगे। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो ही गई कि नॉट का यूज कहाँ करते हैं? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यू आर नॉट मैड, तुम पागल नहीं हो। और अगर मुझे इंट्रोगेटिव चाहिए कि क्या तुम पागल हो, तो क्या कहेंगे? आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। इज इट क्लियर? बस आर उठा के आगे करना है। तो ये हमारा रूल तो एक क्लियर हो गया। हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 के लिए। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम पढ़ रहे हैं और हम अब रूल के नंबर 2 रूल की ओर चलते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए। तो ये बात तो हमको समझ में यहाँ आ गई कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर 24 हेल्पिंग वर्ब में से अगर कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, प्रश्न बनाना हो तो उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। अब हम बात करते हैं अगला कि यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो, यदि किसी वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो फिर बड़ा सिंपल सा रूल कि हम डू की सहायता लेते हैं। हमने अभी बताया आपको डू, डज, डिड, 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, तो डू वर्ब की सहायता लेते हैं। अब डू वर्ब की सहायता कैसे लेते हैं? तो देखिए, अगर आपके पास प्रेजेंट टेंस में यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हमेशा हमें हेल्प लेंगे डू की। लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म में एस यानी कि थर्ड पर्सन के साथ हम यूज कर रहे हैं तो हमेशा यूज करेंगे डज। अगर हम V2 यानी कि सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो हमेशा यूज हम करेंगे डिड। अब जब डू, डज, डिड का हम यूज करेंगे तो एक चीज हम यहां पर क्लियर कर देते हैं कि ये डू, इसका यूज जो है ना शुद्ध पहला रूप, यानी कि ये जो या तो V2 है तो भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, एस हो तो भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, एस हट जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म होगा तो फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा ही, शुद्ध पहला रूप। अब जब लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब आपको मिल गई डू, डज, डिड, तो बाकी नियम एक अनुसार, है ना, शेष नियम एक अनुसार। अब आपको
हेल्पिंग वर्ब मिल गई तो आपके लिए अब एक वाक्य को बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा आप पिछले नियम के अंदर आपने किया है। तो देखिए अब हम लोग पहला सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर कि शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है। अब देखिए एस लगा है, अगर एस लगा है तो आप क्या यूज करेंगे, डज। तो अगर वाक्य को निगेटिव बनाना है तो यहां पर हमने क्या किया, शी डज नॉट। अब डज के बाद हमने नॉट लगा दिया। जब आप डज लगा चुके हैं तो प्लेस को वापस प्ले करना कभी ना भूलें। शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, अब वो क्रिकेट नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले। अगर इंटरोगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, इस डज को उठा के आगे कर देते हैं। तो ये क्या होगा, डज शी प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलती है। डज शी प्ले क्रिकेट, चूंकि ये थर्ड पर्सन है, ही शी इट या कोई भी एक वचन सिंगुलर अगर आता है तो डज का यूज आप करते हैं। अब हम इसको अगले उसके लिए चलते हैं। अगर मुझे बोलना है कि ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट। अब मुझे इसको निगेटिव बनाना है। देखिए कितना आसान है कि ये प्लेड है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म में आप क्या यूज करेंगे, डिड। चूंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है तो हमने यहाँ डिड का यूज किया, ही डिड नॉट। और प्लेड को वापस क्या करना पड़ा, प्ले। मैंने अभी आपको बताया शुद्ध पहला रूप यूज होगा, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अगर मुझे यहाँ पर इंटरोगेटिव करना है तो क्या यूज करेंगे बताइए, तो डिड आगे कर देंगे, डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट। ये बहुत आसान है और बहुत ही आसानी से समझ में आ सकता है। बोलते समय ये गलती कभी नहीं करें। कई सारे लोग करते हैं ही डिड नॉट वेंट, तो ये गलत होगा, ही डिड नॉट गो, क्योंकि आप डिड लगाते हैं तो वापस फर्स्ट फॉर्म का यूज आपको करना होगा। अब हम तीसरे एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। तीसरे एग्जाम्पल की ओर अगर मुझे बोलना है कि तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। अब देखिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस है, यू प्ले क्रिकेट। अब मुझे यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब इस वाक्य में नहीं है, फिर मुझे हेल्प लेनी पड़ी डू की, चूंकि फर्स्ट फॉर्म है तो मुझे डू लगाया। यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अगर मुझे इंटरोगेटिव करना है तो क्या करेंगे, तो मुझे डू आगे कर देता हूं, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। है ना आसान। कुछ एग्जाम्पल्स हम और लेते हैं जिस पर साधारण तौर पे कंफ्यूजन होता है। जैसे किस तरह से, अगर मुझे बोलना है कि शी डज हर वर्क, वो अपना काम करती है, शी डज हर वर्क। अब साधारण तौर पे ऐसा लगता है कि इस वाक्य में डज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस डज को मेन वर्ब की तरह डील करेंगे। इस वाक्य में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, रूल नंबर 2 ही लगेगा इसके अंदर, रूल नंबर 2 ही लगेगा, नॉट 1, राइट। तो यहां पर चूंकि डज लगा, अब हमको नेगेटिव बनाना है तो देखिए शी, हमने हेल्पिंग वर्ब ली, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, क्या लगेगा, डज। तो ये डज हमने लिया हेल्पिंग वर्ब वाला, अब नॉट लगाया। अब इस डज को हमने क्या किया, डू। इस डज को डू हमको करना पड़ा। इज इट क्लियर, शी डज नॉट डू हर वर्क, वो अपना काम नहीं करती है। अब इंटरोगेटिव, क्या वो अपना काम करती है, तो क्या होगा, डज शी डू हर वर्क, डज शी डू हर वर्क, क्या वो अपना काम करती है, क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर। तो आप समझिए कि शी डज नॉट डू। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं शी डज नॉट हर वर्क, जो कि गलत होगा। आपको शी डज नॉट डू, इस डज को वापस डू करना पड़ेगा और ये डज हेल्पिंग वर्ब है। चलो कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं इसी तरह से। अगर मुझे बोलना है कि यू डू योर वर्क, यू डू योर वर्क, फिर यहां पर भी डू जो है मेन वर्ब की तरह डील कर रहे हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब की तरह। यहां पर इसका मतलब करना होता है। अब वाक्य को नेगेटिव बना रहे हैं तो यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब ली डू, ये फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से, और इसके बाद क्या लगा है, नॉट। शी डज नॉट डू, अब ये डू ये वाला डू है, शी डज नॉट डू, यू डू नॉट डू योर वर्क, तुम अपना काम नहीं करते हो। और इंटरोगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, डू यू डू योर वर्क, क्या तुम अपना काम करते हो, डू यू डू योर वर्क। है ना कमाल की बात। ये कंफ्यूजन, ये नॉर्मली क्या होता है कि साधारण रूल हम पढ़ लेते हैं और फिर ये गलती एग्जामिनेशन में पूछते हैं तो ये गलती हमेशा होती है। इसलिए ये कंफ्यूजन को आप दूर करते जाइएगा और एक एक रूल पढ़िएगा, एक एक रूल, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, आपको पता होगा। एक और एग्जाम्पल हम पास्ट टेंस का भी देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि यू डिड योर वर्क,
तुमने अपना काम कर लिया। आप बताइए क्या होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आप ध्यान दें कि अगर यहाँ पर डिड है, हमने सेकंड फॉर्म में मदद लिया है यहाँ पर, क्योंकि ये डिड मेन वर्ब है, तो हमने ये हेल्पिंग वर्ब ली डिड नॉट, और इस डिड को वापस हमने क्या किया, डू। यू डिड नॉट डू योर वर्क, तुमने अपना काम नहीं किया। इंट्रोगेटिव, क्या तुमने अपना काम कर लिया, तो ये क्या होगा, डिड यू डू योर वर्क। है ना आसान। तो बस इस तरीके से आप पढ़ते जाइए और एक एक रूल को अच्छे से समझिए। आपके लिए इंग्लिश को समझना और इंग्लिश को जानना हलवा होगा। जुड़े रहिए जी सेल्टा से। थैंक यू।